हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक प्राउड फीलिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री। जब भी हम कहीं अपने इंडिया का फ्लैग देखते हैं तो हमें एक देशभक्ति की भावना आती है, पेट्रियोटिक फीलिंग आती है। उसे ही कहते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पढ़ लेना। नेक्स्ट, the First World War, Khilafat and non-cooperation. In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? 1919 में जब लड़ाई चल रही थी, हमने देखा था कि एक नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था अलग अलग जगहों पे, डेवलपिंग हो रहे थे न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। अब हम ये इन्हें अंडरस्टैंड कैसे करें, ये डेवलपमेंट्स कैसे हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increased taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. हमने देखा कि एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन आई है वॉर से। इससे क्या हुआ है कि एक ह्यूज इंक्रीज हुआ है डिफेंस एक्सपेंडिचर में, वॉर लोन्स बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ चुके हैं, कस्टम ड्यूटीज जो है वो रेज हो चुकी हैं और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है जो आजकल सबके घर में भरते हैं। Through the war year prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. उस समय ये भी देखा गया था कि वॉर या प्राइसेस बढ़ गए थे। मतलब जो अगर सपोज ब्रेड अभी 10 रुपए की है तो लड़ाई के समय वो ब्रेड 20 रुपए की हो गई थी और ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो गई थी कॉमन पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए से बाय करने के लिए। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. सबसे पहले फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। फोर्स रिक्रूटमेंट, फोर्स मतलब फोर्सफुली, जबरदस्ती। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है उस समय जब ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे तो उनके पास सेना कम पड़ गई थी, जब दूसरे देशों के साथ लड़ रहे थे तो उन्होंने विलेजेस के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, उन्हें ये फोर्स किया था कि आपको हमारी तरफ से लड़ना है। और भाई अगर थे उनसे तो इससे जो थे विलेजेस के लोग गुस्से में आ गए, उन्हें फोर्सफुली करना पड़ा था ये चीज और इससे क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा बढ़ गया। Then in 1918 and 1920 to 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. 1918 से 1921 तक क्या हुआ था, क्रॉप फेल हो चुकी थी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इससे क्या हुआ था, शॉर्टेज हो गई थी फूड की। क्यों हो गई थी, क्रॉप फेल क्यों हुई थी, मेनली इसलिए फेल हुई थी क्योंकि उस समय ना एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आई थी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आई थी, उससे क्या हुआ था, क्रॉप्स फेल हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी, तो लोग बेचारे भूखे ही रह रहे थे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic. जब जनगणना हुई 1921 में तो 12 से 13 मिलियन लोग मर चुके थे। ठीक है, अब हम आते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉलोनियल स्टेट कौन सी, ब्रिटिशर्स की, फोर्स कर रही थी पीपल को टू ज्वाइन द आर्मी, लड़ने के लिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought for the racist regime with the novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. ना हमें पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे ब्लैक पीपल के अगेंस्ट लड़ने। ये हुआ था कि साउथ अफ्रीका में ना ब्लैक पीपल्स को मतलब उन्हें उनके टॉर्चर किया जाता है, उन्हें राइट्स नहीं दिए जाते और व्हाइट सुप्रीमेसी के द्वारा उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है। तो गांधी जी इसके लिए ही साउथ अफ्रीका गए थे ताकि ये अपार्थेड सिस्टम भी बोलते हैं इसे,
कि अपार्थाइड सिस्टम हट जाए। वो ये 1 मार्क में आ सकता है कि महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे। महात्मा गांधी इंडिया आए थे जनवरी 1915 में, ठीक है। उन्होंने आके सोचा, जब इंडिया में देखा तो उन्होंने सोचा कि एक सत्याग्रह हमें खोलना चाहिए। सत्याग्रह क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। आइडिया क्या है सत्याग्रह का? कि पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू ट्रुथ। मतलब गांधी जी, हमें पता है कि नॉन वायलेंस के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, ठीक, वायलेंस के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं और नॉन वायलेंस का हमेशा उन्होंने साथ दिया है। तो वो ये चाहते थे कि ट्रुथ से ही सब कुछ होनी चाहिए, विदाउट वैसे फोर्सफुली किसी से कुछ नहीं होनी चाहिए। It suggested that if the cause was truth, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. देखो, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड दो वर्ड्स होते हैं। ऑपरेसर होता है जो जुल्म करता है, ऑपरेस्ड होता है जिसपे विक्टिम, जिसपे जुल्म किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, ब्रिटिशर्स ने हम पे हमारे को टॉर्चर किया था, तो ब्रिटिशर्स हो गए ऑपरेसर और हम हो गए ऑपरेस्ड, ठीक है। इस लाइन का मतलब है, गांधी जी कह रहे थे कि अगर हम ट्रू, मतलब जो चीज सही है उसके लिए अगर हम लड़ रहे हैं और अगर हम इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है ऑपरेसर से लड़ने के लिए। हमें ट्रुथ ही, मतलब हम ट्रुथ से भी जीत सकते हैं। Without seeking vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence. कि हमें एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, एक सत्याग्रही विन कर सकता है बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, विदाउट मारे, हिंसा करे, ठीक है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसिडेंस ऑफ द अप्रेसर। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. ऑपरेसर सबको ये चीज समझ जानी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑपरेसर, कि हमें ना ट्रुथ देखना चाहिए। हमें किसी को ऐसे मार पीट के ये नहीं दिखाना चाहिए कि भैया ये ट्रुथ है। उसे ट्रुथ दिखाओ विदाउट द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। By this struggle, truth was born to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that dharma of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी ये एक धर्म में बिलीव कर देते, क्या धर्म था? नॉन वायलेंस could unite all Indians. बिना लड़े इंडियंस यूनाइट हो सकते हैं। 1 मार्क में आ सकते हैं, what was the धर्म of महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी धर्म was non-violence could unite Indians. After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movement in many places. महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करे बहुत सारे सत्याग्रह अलग अलग जगहों पे। 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1916 में वो ट्रेवल कर रहा था उन्होंने चंपारण बिहार में, पीजेंट्स को इंस्पायर करने की, आप स्ट्रगल करो अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1917 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी देखो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि 1919 में इन्फ्लुएंजा एक बीमारी आई थी जिससे क्रॉप सारी फेल हो गई थी, इससे मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गई थी। अब एक बात सोचो, अगर पीजेंट्स ने तो पैसे खरीद के अपने बीज सो सीड्स करे, ठीक है, बट उनकी अगर क्रॉप वेस्ट हो गई तो उनके पास तो कोई उनकी इनकम हुई नहीं ना, उनके तो पैसे ही बर्बाद हो गए। तो उनके पास पैसे नहीं थे पीजेंट्स के लिए, तो उन्होंने ये बोला कि तो गांधी जी ने सपोर्ट किया पीजेंट्स को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में, कि जो affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. तो peasants ने ये मांग करी, अपनी डिमांड ये रखी कि एक तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बंद कर दिया जाए क्योंकि हम पे नहीं कर पा रहे हैं रेवेन्यू। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। अब हम आते हैं द रॉलेट एक्ट। Emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. ये एक रॉलेट एक्ट था, ये गांधी जी मतलब इसके अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? ये एक्ट तो पहली बार तो बहुत जल्दी में पास किया गया था। किसके द्वारा पास किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और ये एक ब्रिटिशर्स की काउंसिल है, ये इंडिया की काउंसिल नहीं है।
और इंडियन मेंबर्स ना इस एक्ट के अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि ना तो कोई इंडियन मेंबर इसमें था और ना ही कोई इंडियन मेंबर इससे एग्री कर रहा था। इट गेव द क्यों, एक और पॉइंट है कि क्यों नहीं इंडियन मेंबर्स इससे मतलब अपोज क्यों कर रहे थे। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और इस एक्ट में ये था कि गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर्स मतलब ऐसी पावर दे दी गई थी कि आप एक कोई सी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबा सकते हो और किसी को भी सजा दे सकते हो विदाउट ट्रायल। कोर्ट में विदाउट मतलब विदाउट कोर्ट से आप दे सकते हो उसको डेथ। ठीक है। Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against unjust laws, which would start on हड़ताल on 6 April। महात्मा गांधी चाहते थे कि non-violent civil disobedience movement start हो against unjust law, which would start on हड़ताल on 6 April। ठीक है। अब देखो भैया, ये तो कर दिया ब्रिटिशर्स ने, जो मैंने भी वाला पैराग्राफ पढ़ाया। ये वाला जो पैराग्राफ है, अब देखो भाई, कोई चीज ब्रिटिशर्स करेगी तो इंडियंस ने भी तो कुछ करेंगे ना उसके रिस्पेक्ट में। तो कैसे रिस्पॉन्ड किया इंडियंस ने? इंडियंस ने क्या हुआ, रैलीज ऑर्गेनाइज करी सिटीज में। वर्कर्स जो तो स्ट्राइक पे चले गए थे, जो रेलवे वर्कशॉप्स पे काम करते थे, शॉप बंद कर दी गई थी। और अब देखो इससे क्या हुआ, अब जैसे ब्रिटिशर्स तो हमारे देश में आ गए थे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमारे रेलवे से कर रहे थे ना। तो अब वो बड़े चिंतित से हो गए थे कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बेड। अब जब इन्होंने सब पे स्ट्राइक कर दी तो ये तो इनके लिए वो हो गया ना कि अब तो हमारे कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि हम क्लैम्प डाउन करेंगे नेशनलिस्ट को, हम मारना स्टार्ट करेंगे नेशनलिस्ट को। लोकल लीडर्स पिक्ड फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर्स को उठाया गया अमृतसर से और महात्मा गांधी को रोक दिया गया। बेयर्ड मतलब रोक दिया, महात्मा गांधी को रोक दिया है दिल्ली में एंटर होने से पहले। 10 अप्रैल को क्या हुआ, जो पुलिस थी अमृतसर, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी पीसफुल प्रोसेशन पे, जिससे प्रोवोक हो गए थे, अटैक कर दिया। तो उन्होंने बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे एंड रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद जब ये सब हुआ तो एक मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था। मार्शल लॉ क्या होता है कि आप एक जगह इकट्ठे होके, मतलब आप एक जगह इकट्ठे होके कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कोई भी आप ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं बना सकते। तो ये इम्पोज हो गया था और जनरल डायर इसे कमांड कर रहा था। ठीक है। अब हम आते हैं जलियांवाला बाग पे। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। उस दिन क्या हुआ था, ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। उस दिन बहुत सारे लोग आए, गैदर हुए जलियांवाला बाग में। Some came to protest against the government's new repressive measures। कुछ लोग आए थे गवर्नमेंट ने जो ये मार्शल लॉ इम्पोज किया था उसके अगेंस्ट करने, और कुछ लोग आए थे अटेंड करने बैसाखी फेयर। अब मुझे एक बात बताओ, उस समय ऐसे फोन वगैरह तो थे नहीं, तो अगर मैं इस विलेज में रहती हूँ, कोई दूसरे विलेज में रहता हो, तो अब मैं उसे फोन करके तो बोल नहीं सकती भैया यहाँ पे तो मार्शल लॉ लग चुका है और आप लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हो। तो यही था कि उन्हें पता नहीं था। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed। जो आउटसाइड के लोग थे उन्हें मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे इम्पोज हो चुका है। अब ये अब क्या हुआ, डायर डायर को तो भाई गुस्सा आ गया कि ये तो क्राउड इन्होंने लगा दी। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर इन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। डायर आया उस एरिया पे, एग्जिट्स बंद कर दी गई थी और उस वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे कि बहुत सारे लोग मर गए थे। उसका ऑब्जेक्ट ये था कि वो एक प्रोड्यूस करे मॉरल इफेक्ट को, और वो एक ये भी चाहते थे कि जो सत्याग्रही या मतलब जो इंडियन लीडर्स हैं जो उसके अगेंस्ट हैं, उनके माइंड में वो एक टेरर और ऑफ की मतलब फीलिंग क्रिएट कर दे, मतलब खौफ पैदा कर दे। ठीक है। एज द न्यूज जलियांवाला बाग स्प्रेड, crowds took to the streets in many North Indian towns। भाई अब फिर से वही हुआ कि जब ये डायर ने कर दिया सारी चीजें, तो अब इंडियंस का क्या रिएक्शन हुआ। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns। There were strikes, clashes with the police and attacks on the government buildings। जब ये न्यूज फैली जलियांवाला बाग की, तो लोग आ गए स्ट्रीट्स पे,
स्ट्राइक्स करनी स्टार्ट कर दी, क्लैशेस करने लगी पुलिस के साथ, और जो अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? उस समय गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लाइक पोस्ट ऑफिसेज हो गए, बैंक्स हो गए, उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets and do salam salute to all sahibs. अब भाई जब ये देखा कि उन्होंने अटैक कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ब्रूटल रिप्रेशन दिखाया। ब्रूटल मतलब बहुत ही बुरा रिप्रेशन दिखाया। उन्होंने टेरराइज करना स्टार्ट कर दिया पीपल को। उन्होंने बोला सत्याग्रही से उन्हें फोर्स किया गया कि आप अपनी नोज को ग्राउंड पे रब करो, क्रॉल करो स्ट्रीट्स पे, और सारे साहिब से मतलब ब्रिटिशर्स को सैल्यूट करो। ठीक है। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब। पीपल को विलेजेस से निकाला और वो सारे विलेजेस बॉम्ब कर दिए गए। सीइंग वॉयलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ऐसा देखा कि यहाँ पे तो वॉयलेंस फैल रही है, और तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट बंद कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है। अब देखो भाई, next, while the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly in cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. देखो, रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट बने, बट वो नहीं हुआ। वो सिटीज और टाउन्स में ही लिमिटेड था। महात्मा गांधी अब सोच रहे थे कि उन्हें लॉन्च करना चाहिए एक बड़ा मूवमेंट इंडिया में, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. महात्मा गांधी जी ये सब इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स क्लोज नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मूवमेंट कोई भी ऐसा चल नहीं पा रहा था उस समय। One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई वो एंडेड हुई विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की से। उस समय एक ऐसी र्यूमर फैलाई गई थी कि जो स्पिरिचुअल हेड है इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा, उस पे एक हार्श पीस ट्रीटी इंपोज की जाएगी। अब भाई, अब जो मतलब ये तो वहां का वो था ना स्पिरिचुअल हेड, अब जो उसकी प्रजा थी वो उसे डिफेंड करना चाह रही थी, मतलब उसे हेल्प करना चाह रही थी। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स, अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। खलीफा को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1919 में। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on this issue. अब दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये वन वर्ड में आ जाता है कि हु हेल्प खलीफा, मतलब ब्रदर्स के नाम लिखो तो ये अच्छे से याद रखना है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन। वो महात्मा गांधी के पास आए और उन्होंने डिस्कस करी ये बात कि भाई ऐसे हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज की गई है। महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू। महात्मा गांधी इस बात को जब उन्होंने सुनी तो उनको एक ऐसी फीलिंग आई कि एक पॉसिबिलिटी है ताकि हिंदू और मुस्लिम एक हो सके। गांधी जी saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला मतलब एक छत के नीचे आ जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as Swaraj. एक कैलकटा सेशन हुआ कांग्रेस का 1920 सितंबर में। वो कन्विंस कर रहे थे अदर लीडर्स को कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करो। किसके सपोर्ट में? खिलाफत एज वेल एज स्वराज। स्वराज होता है फ्रीडम, अपनी फ्रीडम, सबके लिए अपनी फ्रीडम अलग अलग होती है। ठीक है। बाय नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन क्यों हुआ? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. देखो, ये वन मार्क में आ सकता है कौन सी बुक थी उनकी, हिंद स्वराज, मार्क कर लेना। ठीक है।
उन्होंने हिंद स्वराज अपनी बुक में ये बताया, महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिशर्स देखो हम पे रूल तो कर ही रहे थे, अब वो रूल क्यों कर पा रहे थे? देखो इंडियंस ने कोऑपरेट किया इंडियंस के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। अगर इंडियंस मना कर देते उनके साथ कोऑपरेट करने को, तो ब्रिटिशर्स तो चले ही जाती ना। तो इसमें यही लिखा है कि महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया था ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश इसलिए हुआ है इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से। अगर इंडियंस कोऑपरेट करने को मना कर देते तो ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। ब्रिटिश रूल विद इन अ ईयर खत्म भी हो जाता और स्वराज भी आ जाती। ठीक है। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम अ मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, ये क्वेश्चन आ भी सकता है 3 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है मेरी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे बना? गांधी जी proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded. ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर महात्मा गांधी जी ने सबको ये बोला इंडियन लीडर्स को कि आपको सरेंडर करने टाइटल। सरेंडर मतलब जो आपको टाइटल्स दिए गए ना गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इस आर्मी में हो, आप उसे सरेंडर कर दो, उसे छोड़ दो। Boycott of civil services, army, police, courts and legislative council, schools and foreign goods. Boycott कर दो। Boycott मतलब रिफ्यूज कर दो, उस डील को रिफ्यूज ही कर दो आप। रिफ्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। देखो बाइकआउट का यहाँ पे मतलब है द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय एंड यूज देम यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। उनकी चीजों को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन फुल सिविल डिसोबीडियंस कंप्लेंट वुड बी लॉन्च्ड। देखो जब पहले गवर्नमेंट ने जब हमने ये सब चीजें की थी तो पहले गवर्नमेंट ने एक ब्रूटल रिप्रेशन दिखाया था कि हमें इंडियंस को ये फोर्स किया गया था कि आप अपनी नोज रब करो, ग्राउंड पे क्रॉल करो और सलाम करो। तो गांधी जी ने इस बार यही पहले ही बोल दी थी कि अगर फिर से गवर्नमेंट ने दिखाया तो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली अलग अलग जगह पे गए और सपोर्ट मतलब अपना सपोर्ट को बोला कि आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करो। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो हमें यहाँ से पढ़ना है। मैनी विद इन अ कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे जो मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने से थोड़े कंसर्न थे। वो कह रहे थे कि अगर दे वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो काउंसिल इलेक्शंस होंगे। काउंसिल इलेक्शन से क्या होगा कि मूवमेंट हो जाएगा, और अगर लड़ाइयाँ होंगी काउंसिल इलेक्शन में तो भाई वायलेंस तो हो ही जाएगा, लड़ाइयाँ तो हो ही जाएगी। In the months between September and December, there was an intense tussle within Congress. But क्या हुआ, मतलब जो बाहर से नहीं, कांग्रेस के अंदर ही सितंबर दिसंबर में एक टसल होने लगी। टसल मतलब थोड़ी तू मतलब लड़ाई होने लगी। For a while there seemed a no meeting point between the supporters and opponents of the movement. अब देखो भाई जब कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई होने लगी तो अब तो इतनी भी मीटिंग नहीं हुई कि जो सपोर्टर्स थे एनसीएम और ओपोनेंट्स थे एनसीएम के, एनसीएम हम नॉन कोऑपरेशन को भी कहते हैं, जो सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स थे उनकी मीटिंग नहीं हो पा रही थी। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, बहुत फिर जब मतलब बहुत वर्क किया इस चीज पे तो कांग्रेस सेशन नागपुर हुआ है कि दिसंबर 1920 में। ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है मेनली। ठीक है। अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट। जब हमने इतनी कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई लड़ाइयाँ भी हो गई पर हमने उसके बाद सबको मतलब समझाया गया कि मतलब एनसीएम के बारे में सोचो। A compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. तो दिसंबर 1920 में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट कर लिया गया। हाउ डिड, अब हम करेंगे आगे, यहाँ तक हो गया है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट, बाय।